2024 को अभी 12 दिन ही गुजरे हैं और साल की शुरुआत एक और युद्ध से हो गई है। हुतियों के आतंक से लाल सागर को मुक्त कराने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। हमले के बाद हुती विद्रोही और पश्चिमी देश आमने सामने आ गए हैं। दशकों बाद ये पहली बार है जब कई देशों ने मिलकर एक साथ इस तरह का हमला बोला है। सवाल है कि क्या ये युद्ध विश्व युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। लाल सागर में महायुद्ध का शंखनाद, यमन पर पश्चिम का आक्रमण, हुतियों के निकले प्राण। लाल सागर से लड़ाकू विमान आग उगलते हुए हुतियों के ठिकाने की ओर तूफानी रफ्तार से निकल रहे हैं। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। फाइटर जेट और टॉम हॉक मिसाइल से निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश सेना के एक वीडियो में कई टाइफून जेट साइप्रस के एक एयरबेस से उड़ान भरकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। हुतियों के खिलाफ इस हमले का नेतृत्व अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया। रात भर में एक के बाद एक 16 हमलों में हुतियों के आतंकियों के बीच हड़कंप मच गया। तो ये लंबा खींचने वाला है जब तक ये नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए ऊपर में जो चाबहार है, जो ईरान का इलाका है, वहां पर भी कल अटैक आया था। तो ये पूरा का पूरा हिटअप हो रहा है, अब बहुत बुरी तरह हिटअप हो रहा है। जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आड़ में हुती विद्रोही लाल सागर पर हमले बोल रहे थे, उसी पर अमेरिका की वायुसेना ने हमला बोल दिया। हुतियों के हथियारों के जखीरे भी तबाह हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रण लिया है कि अब हुतियों के आतंक से लाल सागर को मुक्त कराना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हुती विद्रोही को चेतावनी देते हुए कहा है कि आज मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर और ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से यमन में कई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए, जिनका इस्तेमाल हुती विद्रोही कर रहे थे। ये कार्रवाई लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाज़ों पर हुती हमलों का सीधा जवाब है। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्गों में से एक नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की अनुमति नहीं देगा। ये खतरा नहीं टला तो आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। दोनों सेनाओं ने मिलकर हुतियों के एयर डिफेंस, कोस्टल रडार साइट्स, लॉन्चिंग पैड्स और मिसाइल रखने वाली जगहों पर हमले किए हैं। इनमें लड़ाकू विमानों और टॉम हॉक मिसाइलों के साथ साथ रीपर ड्रोन, RX-9 हेलफायर मिसाइल, अमेरिकी वायुसेना का लॉकहीड मार्टिन लड़ाकू विमान और रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया है। हुती विद्रोही ने भी हमलों की पुष्टि की है। खुद पर हुए हमलों से बौखलाए हुती ने अमेरिका और ब्रिटेन को नई धमकी दी है। कहा है कि हमला कर अमेरिका और ब्रिटेन ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की है और जल्द ही उनको यह एहसास भी होगा। अब लाल सागर में बड़ी लड़ाई छिड़ेगी। इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले जारी रहेंगे। पश्चिमी देशों के हमलों का कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। साफ है 2014 से गृह युद्ध में फंसा यमन एक बार फिर जंग की चपेट में आ गया है। दूसरी ओर 2016 के बाद से यमन में हुतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। खबरों के मुताबिक यमन में किए जा रहे हमलों में अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड भी हैं। हमले यमन की राजधानी सदा और धमार शहरों के साथ साथ होदेइदा प्रांत में हुए हैं। हमलों से सऊदी अरब भी चिंतित है, क्योंकि अब सऊदी अरब और यमन के बीच चल रही शांति वार्ता पर असर पड़ सकता है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से हुती विद्रोही लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करते हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट बाधित हो रहा था। कुछ महीनों में ही लाल सागर से करीब 200 अरब डॉलर का व्यापार डाइवर्ट हुआ, जिससे भारी नुकसान भी हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन में हुती ठिकानों पर हवाई हमले के बाद ईरान ने इसे यमन की संप्रभुता पर हमला बताया है। आपको बता दें कि आखिरकार हुती विद्रोही हैं कौन? हुती शिया जैदी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और ये हथियारबंद समूह है। 1990 में हुती का गठन हुआ था। हुसैन अल हुती के नाम पर यह संगठन बना था और ये अमेरिका और इजराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। इन्हें हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन भी मिला हुआ है। साल 2004 में यमन सैनिकों ने हुसैन को मार दिया था, जिसके बाद उसके भाई अब्दुल मलिक ने संगठन की बागडोर संभाली। लेकिन अब अमेरिका हुती विद्रोहियों का काल बनकर टूटा है। खास बात यह भी है कि इस हमले से पहले अमेरिका ने भारत से लाल सागर की सुरक्षा को लेकर बातचीत भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हुती विद्रोही इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी सैन्य ताकतों अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन से भिड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हुतियों की ताकत क्या है जिसके बूते वो सुपर पावर से भिड़ रहा है। CSIS रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास कई तरह के हथियारों का जखीरा है, जबकि ईरान इनका मुख्य मददगार है। आपको बता दें, यमन की सेना के पास 1970 के दशक की स्कड और OTR-21 तोचका मिसाइलों सहित कई मिसाइलें थीं, जिस पर अब हुतियों का कब्जा है। वहीं इनके पास बुरकान श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। इनमें कुड्स 1 क्रूज मिसाइल भी शामिल है, तो अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइलें भी हुतियों का हथियार हैं। सतह से हवा में मार करने वाली सैयद 2C मिसाइल भी हथियारों के जखीरे में शामिल है। आपको हम दिखा रहे हैं कि हुती विद्रोहियों की ताकत किस कदर बड़ी है, जबकि तूफान बैलिस्टिक मिसाइल भी हुती की ताकत है। रही बात अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की ताकत से निपटने की, तो हुती को इन देशों के खिलाफ दुस्साहत भारी भी पड़ सकता है। यमन में हुती विद्रोहियों पर हमले हो रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में यमन में हुतियों के खिलाफ हुआ ये अमेरिका का पहला जवाबी हमला है। इसकी वजह से लाल सागर में तनाव बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के व्यापारिक मार्ग पर बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जिस इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन हमले कर रहे हैं, वहीं भारत का प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहीं से ज्यादातर व्यापार होता है। खाड़ी देशों से ईंधन लेकर जहाज भारत आते हैं और भारत ने अपने समुद्री रास्ते यानी लाइफलाइन की सुरक्षा के लिए नौसेना को तैनात कर दिया है। बीच समंदर भारतीय नौसेना के 12 धुरंधर। हुती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बीच भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़ी तैनाती की है। अरब सागर में पहले समुद्री लुटेरों का खतरा था और अब हुती संकट शुरू हो गया है और इससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत, निगरानी विमान और ड्रोन सब अरब सागर और उसके आसमान पर मंडरा रहे हैं। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तादाद अब 12 से ज्यादा हो गई। इनमें 5 सबसे बड़े जंगी जहाज यानी डिस्ट्रॉयर। भारत ने पहली बार इतने ताकतवर और इतनी बड़ी तादाद में जंगी जहाज अरब सागर में तैनात किए हैं। भारत इस इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन के साझा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपने दम पर यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। और पिछले 2 महीने में ये साबित हो चुका है कि भारतीय नौसेना की ये गारंटी कितनी दमदार है। भारतीय नौसेना ने दिसंबर से ही अरब सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। 5 जनवरी को व्यापारिक जहाज लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई को भेजा गया था। INS चेन्नई को भी हुती संकट गहराने के बाद ही अरब सागर में तैनात किया गया था। INS चेन्नई के अलावा इसी क्षमता की INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS मार्मुगाओ और INS विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये 5 स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बारात मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन या किसी बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी इन डिस्ट्रॉयर्स में तैनात हैं। इन युद्धपोतों पर एक मुख्य तोप के अलावा 4 छोटी तोपें लगी हैं, जिनसे किसी भी नाव को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। डिस्ट्रॉयर के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो पूरे अरब सागर पर दिन रात मंडरा रहे हैं और अपने कंट्रोल रूम पर लाइव तस्वीरें और वीडियो भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़े तो नौसेना दूसरे जंगी जहाजों को भी अरब सागर भेज सकती है। अभी तक ये हमने नोटिस किया है कि ईरान ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे भारत को डायरेक्ट खतरा हो। हाँ, शिपिंग के ऊपर उन्होंने हुथियों ने कुछ किया है। हमारी नेवी ने जाके 2 शिप्स को रेस्क्यू भी किया है। हुथियों को भी ये सबक मिल गया है कि अगर कुछ पंगा लोगे वहां पर तो भारतीय नौसेना बहुत इफेक्टिव एक्शन लेगी। अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहीं से लाल सागर के जरिए स्वेज नहर से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जाता है। भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को खाने पीने का सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है।
हूती विद्रोहियों पर हमले के बाद आज तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 2.1% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में समस्याओं के कारण कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर हूती संकट जल्द नहीं थमा और व्यापारिक जहाजों पर हमले न रुके तो भारत आ रहे सभी व्यापारिक जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता इस्तेमाल करना होगा, जिससे समय तो ज्यादा लगेगा ही, माल की कीमत भी बहुत बढ़ जाएगी। अरब सागर में नौसेना तैनात है तो बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान की कोस्ट गार्ड मिलकर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेन्नई समुद्र तट के पास ये अभ्यास 13 जनवरी तक चलेगा, यानी पश्चिमी समुद्री सीमा से लेकर पूर्वी सीमा तक समंदर में भारतीय नौसेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। करगिल के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी तैनाती समुद्र में की है और उसके पीछे ठोस वजह भी है। अगर अरब सागर के इस इलाके में हूती विद्रोहियों की वजह से व्यापारिक मार्गों पर संकट हुआ तो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और भारत पर इसके असर विनाशकारी होंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो भारत की नौसेना तैनात है और अभी अभी खबर आई है कि कूटनीतिक तैनाती भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ईरान जाएंगे। इस हूती संकट में विद्रोहियों को मदद देने वाले ईरान का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है और जयशंकर जब ईरान जाएंगे तो शायद इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच बात होगी। क्या भारत पर हूती संकट का कोई असर होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यमन में अमेरिका ब्रिटेन हमले कर रहे हैं और उसके करीब मौजूद स्वेज नहर से दुनिया का 30% कंटेनर व्यापार होता है, यानी हर 10 में से 3 कंटेनर शिप इसी रास्ते से जाते हैं। पिछले कुछ समय से स्वेज नहर से व्यापार 44% तक घट गया है और इसकी वजह है इस इलाके में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले। जानकारों का यह दावा है कि स्वेज नहर से किराया 60% और इंश्योरेंस का खर्च 20% तक बढ़ेगा। इसके बदले अगर यूरोप से भारत वाया अफ्रीका आए तो उसमें 14 दिन ज्यादा लगेंगे। एक रिसर्च का दावा है कि भारत के निर्यात में 2,48,000 करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। हालांकि भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के सेक्रेटरी टीके रामचंद्रन का दावा है कि हूती संकट का भारत के समुद्री व्यापार पर कोई असर नहीं होगा। तो आशंका है कि हूती संकट का भारत पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। हालांकि दुनिया की चिंता इससे कहीं आगे है। इजराइल का हमास और हिजबुल्ला के साथ पहले ही संघर्ष चल रहा है और अब हूती विद्रोहियों पर हमले से पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ सकता है। सबको चिंता है कि ये सभी हमले मिलकर एक बड़ा महायुद्ध बन सकते हैं, यानी हूती संकट से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत संभव है। पहले रूस यूक्रेन संघर्ष, फिर गाजा में हमला और अब हूती संकट। क्या इन तीनों वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा? कहीं भी युद्ध विराम होता नहीं दिख रहा है और जब तक एक मोर्चे पर जंग खत्म होने की संभावना दिखती है तब तक दूसरी जगह लड़ाई छिड़ जाती है। इजराइल से आ रही तस्वीरों में पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होने की वजह दिख रही है। इजराइल की सेना ने आज ही गाजा पट्टी में हमला किया। इस हवाई हमले में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर है। दावा है कि इसमें हमास की नुकबा फोर्स के कमांडर भी मारे गए हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर कर रहे हैं। नया हमला लेबनान से हो रहा है और इनका मुकाबला करने के लिए इजराइल की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। 8 जनवरी को इजरायली सेना ने लेबनान पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर विसाम अल तविल मारा गया था। हिजबुल्लाह के आतंकी एक कार में थे जब इजराइल ने हवाई हमला करके उन्हें मार दिया और उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना हमास और हिजबुल्लाह पर एक साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है। गाजा के खान यूनिस इलाके में सुरंग और हथियारों का जखीरा मिल रहा है। अब तक की कार्रवाई में 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के दखल ने जंग को गाजा से पड़ोसी लेबनान तक पहुंचा दिया है। दुनिया को डर है कि कहीं ये और आगे ना बढ़ जाए।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लेबनान के सैन्य अफसरों के हवाले से कहा गया कि इजरायली सेना के हमलों का असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ सकता है। लेबनान को आशंका है कि ये जंग अब पूरे अरब इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। गाजा पट्टी से कहीं बुरे हालात रूस यूक्रेन की सीमा पर हैं। अमेरिका सहित दूसरे देशों का ध्यान यूक्रेन के बाद गाजा और अब हूती संकट पर है। इसका फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और मिलिट्री साजो सामान को बड़ा नुकसान हुआ है। दावा है कि रूस यूक्रेन सीमा पर 42 जगहों पर जंग चल रही है और यूक्रेन की सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है। यानी संभव है कि अगले कुछ महीनों में रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिल जाए। तब अमेरिका और उसके सहयोगी देश परमाणु हमले को लेकर विचार करने लगेंगे और अगर किसी भी पक्ष ने परमाणु मिसाइल दागी तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। हूती विद्रोहियों पर हमला सबसे ताजा खबर है और यह भी दुनिया के लिए कम खतरनाक नहीं है। अगर पश्चिम एशिया का कोई बड़ा देश सीधे सीधे हूती विद्रोहियों का साथ दे तो जंग एक देश से कई मुल्कों तक फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 11 दिन पहले पीएम मोदी ने 11 दिन पहले विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। नासिक के पंचवटी में श्री कालाराम मंदिर में पूजा करके पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले कठिन व्रत की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने नासिक से मंदिरों की सफाई का संदेश दिया। इसके अलावा सारे देश की जनता से आशीर्वाद भी मांगा। इस दौरान नासिक में प्रधानमंत्री के स्वागत और उनकी राम भक्ति की तस्वीरें चर्चा का केंद्र बनी रही। जहां प्रभु श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का लंबा वक्त गुजारा था, अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसी पंचवटी से प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का व्रत अनुष्ठान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचवटी के कालाराम मंदिर में श्री राम के दर्शन किए, श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित किया, अपने प्रभु की आरती उतारी, उन्हें नमन किया। ऐतिहासिक काला मंदिर की परिक्रमा की। श्री कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी को संत एकनाथ जी द्वारा मराठी में लिखी गई रामायण के छंदों को सुनने का मौका भी मिला, जिसमें प्रभु श्री राम की विजयी अयोध्या वापसी का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान मंजीरा बजाकर राम भजन करते नजर आए। रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले पंचवटी के कालाराम मंदिर में प्रधानमंत्री की मौजूदगी कई मायनों में बेहद खास थी। मेरा ये सौभाग्य है कि 11 दिन के अपने अनुष्ठान का आरंभ मैं नासिक धाम पंचवटी से कर रहा हूं। पंचवटी वो पावन धरा है जहां प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। हम आपको प्रधानमंत्री के 11 दिन के विशेष अनुष्ठान के दौरान सारे नियमों की जानकारी भी देंगे, लेकिन पहले समझिए जहां से इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है वो कालाराम मंदिर कितना महत्वपूर्ण है और क्या है इस मंदिर का इतिहास। कालाराम मंदिर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को समर्पित है। ये मंदिर इसलिए भी आस्था का प्रतीक है क्योंकि वनवास के दौरान श्री राम पंचवटी में भी ठहरे थे। यहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की काली प्रतिमा स्थित है। मंदिर में 2 फीट ऊंचे मूर्तियों के विग्रह खड़ी स्थिति में दिखाई देते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सरदार रंगारू उड़हेकर नाम के शख्स के सपने में भगवान राम आए थे। उन्होंने काले रंग की मूर्ति को गोदावरी नदी में तैरते देखा था। सुबह सुबह जब वो नदी किनारे पहुंचे तो सचमुच श्री राम की काले रंग की मूर्ति मौजूद थी। इसके बाद 1782 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालाराम मंदिर में दर्शन के साथ ही रामकुंड में भी पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकुंड में सफाई करके स्वच्छता का भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अयोध्या वासियों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था।
जहां श्री राम ने निवास किया, जहां शूर्पणखा की नाक कटी, जहां खरदूषण जैसे निशाचरों का प्रभु ने वध किया, जहां सीता हरण हुआ, उस नासिक में श्री राम का पूजन करते हुए मोदी राम में दिखे। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 140 करोड़ देशवासियों से खास अपील भी की। जब 140 करोड़ देशवासी उस पल में मन से मेरे साथ जुड़ जाएंगे और जब मैं आपकी ऊर्जा को साथ लेकर गर्भगृह में प्रवेश करूंगा तो मुझे भी एहसास होगा कि मैं अकेला नहीं, आप सब भी मेरे साथ हैं। साथियों, ये 11 दिन व्यक्तिगत रूप से मेरे यम नियम तो है ही, लेकिन मेरे भाव विश्व में आप सब समाहित है। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मन से मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री के यम नियम पालन अनुष्ठान के बारे में बताते हैं। शास्त्रों में देव प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की एक वृहद प्रक्रिया बताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन की तपस्या करने वाले हैं। शास्त्रों में अनुष्ठान से पहले व्रत के नियमों के निर्देश दिए गए हैं और प्रधानमंत्री भी शास्त्रों के निर्देश के अनुसार सभी नियमों का पालन करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ब्रह्म मुहूर्त, जागरण, साधना और सात्विक आहार जैसे नियमों का पालन पहले से ही करते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान भी वो 11 दिवसीय अनुष्ठान के तौर पर कठोर व्रत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए देशवासियों को एक ऑडियो संदेश भी दिया और देशवासियों से उनका आशीर्वाद भी मांगा। आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि शब्दों में, लिखित में अपनी भावनाएं जरूर प्रकट करें, मुझे आशीर्वाद जरूर दें। आपके आशीर्वाद का एक एक शब्द मेरे लिए शब्द नहीं, मंत्र है। मंत्र की शक्ति के तौर पर वो अवश्य काम करेगा। आप अपने शब्दों को, अपने भावों को नमो ऐप के माध्यम से सीधे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती पर उन्हें भी नमन किया और श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को भी स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा बताया। हम सब प्रभु श्री राम की भक्ति में डूब जाएं। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों को कोटि कोटि नमन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुंबईकरों का 60 साल से पुराना इंतजार आज खत्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला अटल सेतु देश को समर्पित कर दिया। देश के सबसे लंबे समुद्र सेतु के शुरू होने के बाद अब मुंबई से नवी मुंबई के बीच की दूरी 2 घंटे के बजाय सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाएगी। मुंबई से नवी मुंबई की जो दूरी 2 घंटे में तय होती थी, उसे सिर्फ 20 मिनट में पूरा करवाने वाला अटल सेतु प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित कर दिया। आधुनिक भारत की नई पहचान कहा जा रहा अटल सेतु देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है, जो मुंबई और आसपास के लोगों की जिंदगी बहुत आसान बनाने वाला है। अब आप इस पुल की इंजीनियरिंग, लागत और फायदे को भी समझिए। अटल सेतु का निर्माण 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया। 6 लेन का ये पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, जो 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। अटल सेतु में 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील लगा है, जबकि 5,04,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अटल सेतु के निर्माण के बाद मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच तेज सफर हो सकेगा। इसके अलावा मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। अटल सेतु पर रोजाना 70,000 से ज्यादा वाहन चलेंगे और इसकी आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा है। अटल सेतु मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाएगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जिस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में किया, उसके बारे में पहली बार 1960 में सोचा गया था।
आज दुनिया के सबसे बड़े श्री ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहां आया था। तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। 1963 में समंदर पर इस तरह के पुल का पहला विचार एक अमेरिकी कंपनी ने दिया, लेकिन तब इस योजना पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। 90 के दशक में पहली बार योजना पर काम शुरू हुआ और 2006 में इसे लेकर पहली निविदा जारी की गई, लेकिन असफल बोलियों से ये प्रक्रिया लगातार रुकी रही। आखिरकार MMRDA और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA के समझौते के बाद ये परियोजना आगे बढ़ी और 2017 में सौदे और निविदा का काम पूरा हुआ और 2018 में सेतु का निर्माण कार्य शुरू हुआ। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी और आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को फिर नमन करते हुए ये अटल सेतु मुंबईकरों को, देश के लोगों को समर्पित कर रहा हूं। फिलहाल अटल सेतु का सपना अब पूरा हो गया है और इसकी खुशी भी मुंबईकरों के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। इस समुद्री सेतु में सुरक्षा और समुद्री यातायात को लेकर भी कई अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।